प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत शुरू करेंगे, जिसका नाम है नोबेल गैस अर्थात ग्रुप 18 के तत्वों का। आगे बढ़ने से पहले एक दो बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा। वैसे छात्र जो ऑफलाइन क्लास के इंतज़ार में घर बैठ के समय को बर्बाद या गंवा रहे हैं, वे ऑनलाइन क्लास साइंस एकेडमी सिवान ऐप के माध्यम से ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्ज़ाम नियत समय पर ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। और आप घर बैठ के समय को नहीं गंवाएं, एडमिशन कराएं और ऑनलाइन क्लास निरंतर ऐप के माध्यम से अटेंड करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं छोटू ग्रुप 18 के तत्वों के बारे में। देखिए, ग्रुप 18 के तत्वों को ही हम लोग जीरो ग्रुप के तत्व के नाम से जानते हैं और इनका वैलेंसी शून्य होता है, इसलिए इन्हें जीरो वैलेंट एलिमेंट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। देखिए, इन्हें नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें नोबेल गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा न्यून पाई जाती है। आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में यह जो नोबेल गैस है 1% पाया जाता है, बहुत कम है, इसलिए इन्हें रेयर गैस कहा जाता है। देखिए, यह हवा में उपस्थित रहता है और हवा के द्वारा ही उत्पादित या निर्मित हो जाता है, इसलिए इन्हें एरोजेन्स के नाम से ही भी जाना जाता है। एरो का मतलब हवा, जेन माने उत्पादित करने वाला, हवा के द्वारा जो उत्पादित हो उसको हम लोग एरोजेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह वायु के द्रवीकरण तथा इनके फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन के द्वारा नोबेल गैस को बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इतना बात आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो आइए आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में कौन कौन तत्व हैं, उनका नाम, उनको याद करने की तरीका, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात को हम लोग जानें। देखिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑग्नेसन, यह नया तत्व है जो 2002 में इसका डिस्कवरी हुआ है। इन्हीं को हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। इनको दिमाग में बैठाने की एक कहानी याद रखिएगा, है न अगर कर जीरो पर रन आउट, है ना अगर कर जीरो पर रन आउट। या आपको और भी कहानी हम बताए होंगे, कोई एक कहानी को याद रखना है कि हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी, हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी। नानी बूढ़ी है, आराम करेगी तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगी, ताकि तत्व सीक्वेंस में आपको याद रहे। अब आइए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2, सेल वाइज लिखिएगा तो इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2। तो कोई पूछेगा हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। देखिए, यहाँ नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 8, 6, 2, 8। आर्गन का भी लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देख रहे हैं, इसके विवाह कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 8। तो हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी इन तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा और हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो कोई पूछे कि इनका वैलेंसी कितना होगा, इन तत्वों का वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा हो या 4 हो तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया छोटू बता? 0। अर्थात इसकी वैलेंसी शून्य आता है। हीलियम का वैलेंसी निकालना हो तो 2 माइनस 2 घटेगा, 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस 2 गया, इसका भी 0। इसका वैलेंसी शून्य आ रहा है। यह शून्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यह बता रहा है कि यह नोबेल गैस जो हैं अन्य तत्वों के साथ संयोग नहीं करेंगे, और जब अन्य तत्वों के साथ संयोग नहीं करेंगे तो उसी को हम लोग इनएक्टिव कहते हैं, इसलिए इन्हें नो इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके इनर्ट गैस कहने से बेहतर है कि इसे नोबेल गैस कहा जाए, क्योंकि इसके कुछ सदस्य जो हैं जेनन, क्रिप्टन, यह क्रियाशील होते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से संयोग करके अपने फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। यह पूर्णतः इनर्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो है इन्हें नोबेल गैस कहना ही बेहतर होगा, न कि इनर्ट गैस। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक बात सामने नजर आ रहा है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, या हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं वाह्य विन्यास। क्या कहते हैं बेटा?
वाह्य विन्यास। इसका वाह्य विन्यास देख रहे हैं क्या आ रहा है, NH2NP6। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबके पास NH2NP6, इसका भी लिखेगा NH2NP6, इसमें आ जाएगा 4S2 4P6, इसका आ जाएगा 5S2 5P6, इसके लास्ट में NH2NP6 पाया जाता है। तो इसके वाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं इसके पास ऑक्टेट है, और जिसके पास ऑक्टेट होता है उसी को कहते हैं हम लोग स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन। स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन है, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन है, अस्थाई विन्यास है। और हीलियम के पास क्या है, 1s2 है, इसके पास भी अस्थाई विन्यास है, इसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट है, इसके पास डुप्लेट या ड्यूएट है। तो जिसके वाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो उसका विन्यास अस्थाई माना जाता है। ये नहीं चाहता नहीं है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागें, और नहीं चाहता है कि इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आए, इसी को स्टेबल विन्यास माना जाता है। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ और बात बता रहे हैं। देखिए, जेनन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेडन जो होता है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का होने का मतलब कि इससे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होगा। और एक और बात याद रखिएगा, ये सबसे भारी गैसीय अधातु होता है, सबसे भारी गैसीय अधातु होता है। अब आइए इनके डिस्कवरी से संबंधित हम कुछ बात जान लें। देखिए, सर्वप्रथम हीलियम का खोज जो है लाकर नाम के साइंटिस्ट या उन्हें एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान स्पेक्ट्रल लाइन के अध्ययन करने के फलस्वरूप हीलियम का खोज उन्होंने 18 अगस्त 1868 में ही कर दिया। परंतु विलियम रामसे नाम के साइंटिस्ट ने हीलियम को पृथ्वी पर 1895 में बनाया। और आर्गन जो है यह प्रथम इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है जिसका निर्माण पृथ्वी पर किया गया था। 1894 में लॉर्ड रेले और विलियम रामसे नाम के साइंटिस्ट ने आर्गन का निर्माण किया था। इसी प्रकार नियन, क्रिप्टन, जेनन का निर्माण विलियम रामसे ने ही किया था। इसलिए विलियम रामसे और लॉर्ड रेले को संयुक्त रूप से 1904 में नोबेल गैस के खोज के लिए ही नोबेल प्राइज दिया गया। रेडॉन का खोज ड्रॉन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और ऑर्गेनेशन जो नया एलिमेंट है 2002 में इसका डिस्कवरी हुआ। डिटेल अध्ययन आप विकिपीडिया पे जाके कर सकते हैं। इतना बात याद रखिएगा। अब आइए, हीलियम जो है, हीलियम का नाम हीलियम क्यों पड़ा? देखिए, हीलियम जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड हेलियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सन। अर्थात सन को हीलियम का स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा। वेन्स बेथे का भी नाभिकीय संलयन सिद्धांत कहता है कि हाइड्रोजन के हल्के नाभिक होते हैं, आपस में संयुक्त होकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं 2He4 का, और इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और यही उत्सर्जित ऊर्जा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है हीलियम का स्रोत है, ऑप्शन में देता है सन, बाकी ऑप्शन दे देगा कि वायुमंडल, समुद्री जल, मिट्टी, सन। तो सन पे टिक लगाना है क्योंकि हीलियम का स्रोत सूर्य भी होता है। तो इसे नोट करें, हम इसके डिफिनीशन को नोट करवा देते हैं, और जो बात बताए हैं डिस्कवरी से संबंधित कि नोबेल गैस या इनर्ट गैस क्या है, इन्हें रेयर गैस क्यों कहा जाता है, ठीक है, आप इसे नोट करें। इन तथ्यों को नोट कर लें कि ग्रुप 18 के तत्वों के पास अस्थायी विन्यास होता है, ऑक्टेट या डुप्लेट होता है, ठीक है, जिसके कारण यह प्रायः अक्रियाशील होते हैं। इसलिए इन्हें नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। इन्हें नोबेल गैस कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि जेनन, क्रिप्टन जो इनके सदस्य हैं वह इनएक्टिव पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडल में इसकी मात्रा न्यून पाई जाती है,
ठीक है, इसलिए इन्हें रेयर गैस, दुर्लभ गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ये दो नोट मैंने लिख दिया। अभी आपको बताया था कि लॉर्ड रिले और विलियम रामसे नाम के जो साइंटिस्ट है, प्रथम नोबेल गैस आर्गन का खोज 1894 में किया। नियन, क्रिप्टन, जेनन का खोज रामसे ने ही किया। इस खोज के लिए संयुक्त रूप से इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज 1904 में दिया गया। अभी आपको हम बताए हैं कि एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, जेन लाकर ने सूर्यग्रहण के दौरान स्पेक्ट्रल लाइन का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के फलस्वरूप जो है उन्होंने हीलियम का खोज 18 अगस्त 1868 में किया। परंतु इसका पृथ्वी पर निर्माण रामसे नाम का साइंटिस्ट ने 1895 में किए, याद रखिएगा। तो इसका निर्माण पृथ्वी पर 1895 में रामसे नाम के साइंटिस्ट ने किया। इसे नोट करें। हम इनके अकरेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी पर यह कैसे पाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए हम लोग नोबेल गैस के अकरेंस को समझ लेते हैं। देखिए, रेडन जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इसे छोड़ दिया जाए तो सभी नोबेल गैस जो होते हैं यह फ्री स्टेट में मोनो एटॉमिक रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इसके अणु में परमाणुओं की संख्या 1 होगा। जैसे मैं कहूँ कि हीलियम किस रूप में पाया जाएगा, He के रूप में, नियन Ne के रूप में, जेनन Xe के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अणु में एटम की संख्या 1 होता है, इसकी एटोमाइसिटी 1 होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक रूप में। ये वायुमंडल में न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। आयतन के दृष्टिकोण से ये वायुमंडल में 1% पाया जाता है। इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाया जाता है। 1% में भी आर्गन सबसे अधिक होता है, 0.934% होता है। इसे याद रखिएगा। देखिए, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम आसानी से द्रवीभूत नहीं होता है, हीलियम को छोड़कर नियन, आर्गन, क्रिप्टन तथा जेनन को बड़े पैमाने पर वायु के द्रवीकरण तथा इसके फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन के फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब आपके दिमाग में आता होगा बाई प्रोडक्ट क्या है, समझिए। आपको रिजेक्शन पढ़ाते समय बताए होंगे कि वह प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, और वह प्रोडक्ट जो लिटिल अमाउंट में बनता है, कम मात्रा में बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। तो वायु के द्रवीकरण करेंगे और इसका फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन करेंगे तो अल्प मात्रा में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन प्राप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये लाइन कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। हीलियम और समटाइम्स नियन रेडियो एक्टिव खनिज मोनाजाइट, पिच ब्लेंड, केलीवाइट से प्राप्त होता है। मोनाजाइट के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन लेंथेनाइट्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी किए होंगे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम का प्रमुख स्रोत होता है, ऑप्शन दे देगा वायुमंडल, दूसरा दे देगा सी वाटर, तीसरा दे देगा मोनाजाइट या सन। तो हीलियम का प्रमुख स्रोत यह रेडियो एक्टिव खनिज हो सकता है, मोनाजाइट दे सकता है, पिच ब्लेंड दे सकता है, केलीवाइट दे सकता है, या कभी कभी इसके जगह पर सन देता है। तो हीलियम का स्रोत ये होते हैं रेडियो एक्टिव खनिज। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड से लेकर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया कि हीलियम का व्यावसायिक स्रोत क्या होता है, बड़े पैमाने पर हीलियम को बना कैसे लिया जाता है। तो बड़े पैमाने पर हीलियम को नेचुरल गैस से ही हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता है कि नेचुरल गैस जो होता है इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में हीलियम पाया जाता है, अप्रॉक्स 0.8%। तो कोई पूछे कि नेचुरल गैस का अवयव कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा मीथेन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और अल्प मात्रा में हीलियम पाया जाता है, 0.8%, याद रखिएगा। इस नेचुरल गैस को हम लोग 100 ATM पर कंप्रेस्ड करते हैं और इसे 73 केल्विन पे कूल किया जाता है। जब ही कूल करते हैं, नेचुरल गैस के जो अवयव हैं वे क्या होते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, लेकिन हीलियम इस पर लिक्विफाई नहीं होता, और इसमें जो नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं वो भी लिक्विफाई नहीं होता। तो हमको जो अन्य अवयव हुए तो लिक्विफाई हो गए, हीलियम और इसमें 2% नाइट्रोजन जो अशुद्धि के रूप में बच जाता है वह लिक्विफाई नहीं होता है। अब हमको करना है कि जो अशुद्धि के रूप में जो नाइट्रोजन बचा होता है उसको अलग कर लिया जाता है। इसको एक्टिवेटेड चारकोल
के कांटेक्ट में रखा जाता है और टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है लगभग 83 केल्विन। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, अपने सतह पर नाइट्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेता है। यह अधिशोषित क्या है, अधिशोषण किसे कहेंगे, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसी भी पदार्थ के सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है, याद रखिएगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल इस नाइट्रोजन गैस को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और हमारा प्योर हीलियम प्राप्त होता है। लगभग यह 99.99% शुद्ध होता है। तो हीलियम का व्यावसायिक स्रोत याद रखिएगा, नेचुरल गैस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए रेडन जो है यह रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। यह रेडियम एक तत्व है जो आवर्त सारणी के ग्रुप 2 का तत्व है कि डीके प्रोडक्ट के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जब रेडियम का क्षय होता है तो रेडन का निर्माण होता है। यहां देखिएगा इस न्यूक्लियर रिजेक्शन को समझिए, यही रेडियम है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और इसका मास नंबर है 226। इससे यदि एक अल्फा कण निकल जाए, अल्फा कण के जगह पर हम लोग हीलियम इसलिए यूज करते हैं कि इसका द्रव्यमान और इस पर आवेश बिल्कुल अल्फा के तरह होता है, प्लस प्लस। इस पर +2 यूनिट चार्ज है और इसका द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो न्यूक्लियर रिजेक्शन में हमेशा अल्फा के जगह पर हम लोग हीलियम लिखते हैं। यदि एक अल्फा पार्टिकल इससे निकल रहा हो तो देखिए 26 में से 4 निकल गया, यहाँ कितना बच गया 222 और 88 में से 2 निकल गया, यहाँ बच गया 86 और 86 एटॉमिक नंबर किसका होता है, रेडन का। तो देख रहे हैं यहाँ यह एक न्यूक्लियर रिजेक्शन है कि रेडियम के डीके प्रोडक्ट के फलस्वरूप यहाँ रेडन प्राप्त हो रहा है। न्यूक्लियर रिजेक्शन को कैसे संतुलित करते हैं, मास से मास और एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। अब हम लोग नोबेल गैस के एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो इसे आप नोट करें। तो आइए अब हम लोग नोबेल गैस के एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करें। इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग प्रॉपर्टी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल स्टेट। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, या कोई किताब इसी को लिख दिया होगा एग्जिस्टेंस। इसका अस्तित्व कैसे होता है। सबसे पहला बात जानना है कि नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, रंगहीन। अडरलेस, अडरलेस इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में गंधहीन, गंधहीन। तथा टेस्टलेस, टेस्टलेस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वादहीन, स्वादहीन। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस होता है, याद रखिएगा मोनो एटॉमिक गैस होता है। अर्थात जो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है, ठीक है, इनका अणु के फॉर्मूला कोई पूछे तो He ही होगा, Ne ही होगी, या मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी शून्य होती है, अपने अन्य परमाणु से संयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक गैस होता है। अब देखिए इससे एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नोबेल गैस, नोबेल गैस मोनो एटॉमिक, नोबेल गैस मोनो एटॉमिक स्टेट, नोबेल गैस मोनो एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है क्यों, पाया जाता है क्यों। आपसे यह उत्तर पूछ दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात आप लिखिएगा कि नोबेल गैस के पास अस्थाई विन्यास होता है, कोष्ठ में NH2NP6 या कोष्ठ में ऑक्टेट या डुप्लेट लिख सकते हैं, ठीक है। अस्थाई विन्यास होता है तथा यह अर्थात यह शून्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है, इसकी वैलेंसी भी शून्य होती है। साथ ही इसके Cp और Cv का अनुपात, Cp Cv क्या है बता रहे हैं,
1.66 होता है और 1.66 Cp और Cv का अनुपात आए तो यह स्पष्ट कर देता है कि वह मोनो एटॉमिक गैस है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नोबेल गैस मोनो एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। एक मॉडल आंसर मैं लिख के दिखा रहा हूं। आंसर लिखने का तौर तरीका हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, बात वही होना चाहिए, आपकी भाषा बदल जाए लेकिन थीम कहने का वही हो। क्या लिख सकते हैं कि नोबेल गैस के पास अस्थाई विन्यास, पोस्ट में आप लिख सकते हो NH2NP6 अस्थाई विन्यास पाया जाता है, अर्थात यह शून्य संयोजकता को वैलेंसी शून्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है तथा इसके Cp तथा Cv का अनुपात, Cp और Cv के अनुपात को ही हम लोग हीट कैपेसिटी रेशियो कहते हैं, जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं। इसी को स्पेसिफिक हीट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। Cp क्या है, Cv क्या भी बता रहे हैं, अभी याद रखना है आपको। इसके Cp तथा Cv का अनुपात 1.66 होता है, इसलिए नोबेल गैस मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा तो 2 अंक आपको निश्चित रूप से दे देगा। इतना बात आप याद रखिएगा। ये Cp और Cv का अनुपात से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ नोट में इस बात को लिख देता हूँ छोटू। देखो, इसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको हम लोग गामा से सूचित करते हैं और यह Cp/Cv के बराबर होता है। कोई पूछे कि Cp क्या है तो आप इसे लिखिएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिजिक्स हीट जहां पढ़े होंगे वहां बताया गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, वहां सर जी आपको बताए होंगे। और Cv क्या है छोटू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हर गैस के लिए गामा का मान या Cp और Cv का अनुपात अलग अलग होता है, याद रखिएगा। इसको कई नामों से जानते हैं, जो फेमस नाम है मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा इस बात को मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv का अनुपात के लिए Cp और Cv का अनुपात होता है लगभग 1.66। यदि किसी भी गैस का यदि Cp और Cv का अनुपात 1.67 या 1.66 दिया हो तो स्पष्ट कर देता है कि वह मोनो एटॉमिक गैस है। देखिएगा, डाई एटॉमिक गैस जैसे O2 हुआ, N2 हुआ, H2 हुआ, Cl2 हुआ, जिसमें 2 एटम जुड़े होते हैं, जिसकी एटोमेसिटी 2 होता है, उसको हम डाई एटॉमिक गैस कहते हैं। और हवा भी क्या है, डाई एटॉमिक गैस का ही मिश्रण है। तो कभी कभी हवा का पूछ देता है Cp और Cv का मान। डाई एटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv का मान 1.4 के करीब होता है लगभग। इसको हम मिटा रहे हैं क्वेश्चंस को, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे जल्दी से लो तो फटाफट। और ट्राई एटॉमिक
गैस के लिए Cp और Cv का अनुपात लगभग 1.3 के करीब होता है। तो ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं कि बताओ यदि किसी गैस के Cp और Cv का मान 1.4 हो तो वह गैस कैसा होगा, वह डाई एटॉमिक होगा, 1.3 हो तो ट्राई एटॉमिक होगा, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसका मान 1.66, कोई किताब 1.67 भी इसको राउंड फिगर में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा। तो इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसे नोट करें, आगे की बात बता रहे हैं। तो आइए इसके एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को समझ लीजिए, जिसको हिंदी में हम लोग परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, पीरियड में आप जानते हैं कि बाएं से दाएं बढ़ने पे एटॉमिक रेडियस घटता है, तो यह सबसे दाईं ओर है इनर्ट गैस ग्रुप 18, तो इसका रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका रेडियस अपने पीरियड में सबसे अधिक होता है, अपने पीरियड में सबसे अधिक होता है। जैसे मैं कहूं कि बताओ पीरियड 2 की मैं बात करूं, उसमें सबसे कम रेडियस होना चाहिए नियन का, लेकिन नियन का रेडियस सबसे अधिक हो जाता है। इसी प्रकार पीरियड 3 में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो सबसे दाएं पड़ता है आर्गन, इसका रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन इसका रेडियस सबसे अधिक हो जाता है। इसका कारण है कि नोबेल गैस के लिए वांडर वाल रेडियस डिफाइन होता है, इसके पास वांडर वाल त्रिज्या पाया जाता है और वांडर वाल त्रिज्या बड़ा होता है। इस कारण नोबेल गैस का जो है रेडियस जो होता है अपने पीरियड में उपस्थित अन्य तत्वों के तुलना में सबसे ज्यादा होता है। तो कोई पूछे कि बताओ इन तत्वों में किसका रेडियस बड़ा होगा, वैसे हम रेडन को छोड़ के चलेंगे तो रेडन का एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक होगा। इसका वांडर वाल रेडियस, मैं कहूं इसका वांडर वाल रेडियस जो होगा लार्ज होगा। कोई पूछे क्या होगा, लार्ज होगा, याद रखिएगा वांडर वाल रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा, इसका साइज बड़ा होने के कारण। यदि रेडन को हटा देंगे तो किसका वांडर वाल रेडियस सबसे अधिक होगा, जेनन का, याद रखिएगा। तो इससे प्रश्न तो जनरली नहीं पूछे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आइए मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बीपी के नाम से जानेंगे। ये प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी उठता है, ध्यान दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए नोबेल गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है या कम होता है क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच कमजोर वांडर वाल फोर्स क्रियाशील होता है। वांडर वाल फोर्स क्या है, आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया गया होगा, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, और सेकेंडरी बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं और वांडर वाल फोर्स आते हैं, और वांडर वाल फोर्स बहुत कमजोर होता है। तो इनके जो एटम होते हैं उनके बीच वांडर वाल फोर्स क्रियाशील होता है जो आसानी से टूट जाता है, इसे तोड़ने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आइए इन नोबेल गैस की मैं चर्चा करूँ। हीलियम दे दे, नियन दे दे, आर्गन दे दे, क्रिप्टन दे दे, जेनन दे दे, इसमें कहे कि किनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो याद रखिएगा जेनन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। इसका एमपी क्या होगा, एमपी एंड बीपी छोटू क्या होता है, हाई होता है। कोई पूछे क्यों, साइज बड़ा होने के कारण। इसका साइज बड़ा होता है जिसके कारण इसमें वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। याद रखिएगा परमाणु का आकार बढ़ता है तो वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, वांडर वाल फोर्स उसमें मजबूती के साथ लगने लगेगा, जिसके कारण इसके में लगने वाले वांडर वाल फोर्स को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसका एमपी और बीपी हाई हो जाता है। साइज बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अब मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो इस वांडर वाल फोर्स को तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण इसका एमपी और बीपी बढ़ जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि साइज ऑफ एटम
बढ़ेगा, या यूं कहें कि उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, याद रखिएगा। वांडर वाल फोर्स भी बढ़ता है, याद रखिएगा। तो एटम की साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ता है, या उसका मौलिक उस यौगिक का अणु द्रव्यमान बढ़ेगा, तो वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। अब एक बात और नोट में याद रखिएगा, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैं यहां नोट करवा रहा हूं, इसे फटाफट नोट कर लो। देखो एक चीज, हीलियम से संबंधित ये बात पूछे जाते हैं, इसको नोट में याद रखिएगा। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सभी पदार्थों में, जितना भी दुनिया में पदार्थ ज्ञात हैं, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सभी पदार्थों में सबसे कम लगभग 4.2 केल्विन सबसे कम होता है। बहुत मिनिमम टेम्परेचर है, याद है, सबसे कम होता है। एक और बात याद रखिएगा, इससे संबंधित मैं बता दूं। देखिए ये हीलियम जो है, हीलियम गैस, इसको यदि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तापमान, जिसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, 0 केल्विन, इससे ऊपर ताप पर हम लोग इस गैस को कंप्रेस्ड करें, तो यह हीलियम एक सुपर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हीलियम 2 के नाम से जानते हैं, जिसको सुपर फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या हम लोग करते हैं, लगभग इसको हम लोग हीलियम गैस को 2.2 केल्विन पे 1 ATM पे कंप्रेस्ड कर दें। कंप्रेस्ड माने होता है संपीड़ित करते हैं, तो यह किस में चेंज हो जाता है, हीलियम 2 में। इसको हीलियम 2 कहते हैं। पहले हीलियम 1 में चेंज होता है, उसके बाद हीलियम 2 में चेंज होता है। या क्या है, एक सुपर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सुपर लिक्विड की तरह। अभी सुपर लिक्विड क्या है भाई, आपके दिमाग में आता होगा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सुपर फ्लूइड। यह सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। देखिए समझिए इसको, पहले मैं क्या बतलाने जा रहा हूं। देखिए यह जो हीलियम 2 है, यह सुपर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है कि इस लिक्विड के अंदर फ्रैक्शन, घर्षण बिल्कुल शून्य, बहुत कम, या यूं कहें कि इसमें फ्रैक्शन पाया ही नहीं जाता है। अर्थात इसमें विस्कोसिटी इतना कम होता है कि आप इसे कह सकते हैं इसमें विस्कोसिटी नगण्य होता है। एक बार इस लिक्विड हीलियम को, एक बार हीलियम 2 को आप ऐसे रोटेट कर दीजिएगा, चला दीजिएगा, तो यह कई वर्षों तक ऐसे ही नाचते रहेगा, क्योंकि इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। दूसरा बात, यह हीलियम 2 जो होता है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाता है, माने इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज कर जाता है। तीसरा बात याद रखिएगा, यह हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, अर्थात यह नीचे से ऊपर चढ़ना चाहता है। जो अन्य लिक्विड क्या होते हैं, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, लेकिन ये क्या करना चाहता है हीलियम 2, यह हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो इस हीलियम 2 या सुपर लिक्विड का यह प्रॉपर्टी हुआ। जब हम आपको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे होंगे 11th क्लासेज में, वहां भी मैंने इसका चर्चा किया था, तो इसे नोट करें। कुछ और प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। आइए इसके सॉल्युबिलिटी को हम लोग समझ लें, घुलनशीलता। देखिए जो ये नोबेल गैस होते हैं, ये जल में अल्प घुलनशील होते हैं, और इसके घुलनशीलता का कारण है पानी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो ये नोबेल गैस होते हैं, ज्यों-ज्यों इनकी साइज बढ़ती है, इनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है, अर्थात यह पोलराइजेशन इसमें बढ़ता है, और पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, जल के साथ और इन नोबेल गैस के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये जल में अल्प घुलनशील होते हैं। तो पहला बात जानिएगा कि ये जल में अल्प घुलनशील होते हैं। कोई पूछे कि घुलनशीलता का कारण क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है।
और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, ये तमाम चीज हम लोग सीख के आए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, कि लंदन फोर्स क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, वांडरवाल फोर्स क्या होता है, एच बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड क्या है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। वे शिक्षक जो केवल परिभाषा लिखाए होंगे उनसे तो यह क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि लंदन फोर्स कब कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब कहेंगे। इनका पुनः प्रयोग हम लोग सॉलिड स्टेट में भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम हीलियम ले रहे हैं, यहाँ नियन ले रहे हैं, यहाँ आर्गन ले रहे हैं, यहाँ क्रिप्टन ले रहे हैं, यहाँ जेनन ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछे कि इनमें सबसे अधिक कौन घुलेगा, तो जेनन ज्यादा घुलेगा, ठीक है। साइज बड़ा होने के कारण इसमें पोलराइजेशन अधिक होता है। कोई पूछे साइज बड़ा होने के कारण पोलराइजेशन अधिक होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या होते हैं छोटू, मोर सोलेबल, याद रखिएगा, मोर सोलेबल होंगे, मोर सोलेबल होते हैं। और कोई पूछे कि सोलिबिलिटी का कारण क्या है, ठीक है, मोर सोलेबल होते हैं, इसके सोलिबिलिटी का कारण क्या है, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, पानी के साथ या ठीक है, पानी के साथ ये जल के अणुओं के साथ इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसके कारण ये घुलनशील होते हैं। अर्थात हीलियम कम घुलेगा, नियन ज़्यादा घुलेगा, और इसमें जेनन सबसे अधिक जल में घुलनशील होता है, ठीक है, लेकिन ये जल में अल्प घुलनशील होते। इन सभी में कोई पूछे कि सबसे अधिक कौन घुलेगा, जेनन घुलेगा। अब आइए इसके पांचवें प्रॉपर्टी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आयनन विभव, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम आईपी कहेंगे। इसको डिनोट करने के लिए हम डेल्टा आई एच का प्रयोग करते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निर्गत करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को हम लोग आयनन विभव कहते हैं। इसका डिटेल अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, उसे आयनन विभव कहते हैं। इसे डेल्टा आई एच से सूचित किया जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो उसे डेल्टा आई एच वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निर्गत कीजिएगा तो डेल्टा आई एच टू कह सकते हैं। दूसरा आयनन विभव मैंने दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप निर्गत किए हैं। इसी प्रकार तीसरा चौथा आयनन विभव भी संभव होगा। अब देखिए, इनका ऐसे लिखना, इनके पास अस्थाई विन्यास क्या होता है आपको पता है, NH2NP6, या आप कोष्ठ में अष्टक या ड्यूएट लिख सकते हैं, ऑक्टेट या अस्थाई विन्यास होता है, जिसके कारण इनका आयनन विभव उच्च होता है। देखिए, निष्क्रिय गैस के पास अस्थाई विन्यास होता है, मस्त मौला है, यह नहीं चाहता है कि मेरे बाहरी कक्ष से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, और यह भी नहीं चाहता है कि इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए। मस्त मौला है, नहीं अपना छूने देता है और नहीं किसी का छूता है। बहुत मस्त मौला एलिमेंट है। इसके पास अस्थाई विन्यास है, नहीं चाहता कि इसके बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को कोई लेके भागे, इसका सामान कोई लेके भागे, या इसके घर में कोई दूसरा सामान डाले। इसके पास अस्थाई विन्यास होता है, जिसके कारण इसका आयनन विभव उच्च होता है। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को यदि निकालिएगा तो काफी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, इनमें कौन कौन तत्व है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है। अब देखिए, इसमें सबसे अधिक आयनन विभव हीलियम का होगा। कोई पूछे क्यों, स्टेबल विन्यास तथा साइज छोटा होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। देखिए, यही हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बता रहा हूं।
यहाँ +2 प्रोटॉन है और इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो नाभिक से बहुत नजदीक है, तो इसको निर्गत करने में काफ़ी एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह नाभिक और इस बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल है। और दूसरा बात कि इसके पास अस्थायी विन्यास भी है, यह नहीं चाहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं जाए। यदि इसको जबरदस्ती आप लेके भागिएगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो काफ़ी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो यही बात मैंने लिख दिया कि स्टेबल विन्यास तथा साइज छोटा होने के कारण इसका आयनन विभव क्या होता है? याद रखिए, होने के कारण डेल्टा आई एच क्या होता है? आयनन विभव इसका हाई होता है। नोट में एक बात आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं बता रहे हैं यहाँ कि सभी ज्ञात तत्वों में, कई बार यह पूछा जा चुका है, सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम का आयनन विभव सर्वाधिक होता है, इसके प्रथम आयनन विभव का मान लगभग 2373 किलो जूल पर मोल होता है। अर्थात इसके एक इलेक्ट्रॉन को निर्गत कर He+ बनाने में 2373 किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता पड़ता है। और सबसे कम आयनन विभव सीजियम या फ्रांसियम का होता है। अब देखिए, इससे प्रश्न कोई पूछ सकता है आपसे, आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। कह सकता है कि नियन का आयनन विभव सर्वाधिक, नियन का आयनन विभव उच्च होता है क्यों? आपसे सवाल पूछ दे तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा नियन का 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा स्टेबल। अब आप उत्तर लिखिएगा कि नियन के पास अस्थायी विन्यास होता है, ठीक है, इसके बाह्य कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निर्गत करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः नियन का आयनन विभव उच्च होता है। आप इस तरह का उत्तर लिख सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह का प्रश्न पूछे। आयनन विभव से संबंधित और सारे प्रश्न हम आपको 11th क्लास में करवाए हैं, जब हम ग्रुप 15, 16, 17 में मूव कर में और डिफरेंट तरह के हम क्वेश्चंस को करवाएंगे। ये बात याद आप रखिएगा। इसे हम मिटा रहे हैं छोटू। अब आता है इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। छठवां प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को हम लोग डेल्टा EgH से सूचित कहते हैं। पुराने किताबों में इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इस टर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में लगा हुआ ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा। अब देखिए, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। आपको बताया गया होगा कि यदि डेल्टा EgH का मान निगेटिव में दिया हो तो समझना है कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और पॉजिटिव मान दिया हो तो इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान उच्च धनात्मक होता है क्यों? क्योंकि इसके पास अस्थायी विन्यास पाए जाते हैं और यह नहीं चाहता है कि इसके बाह्य कक्ष में एडिशनल इलेक्ट्रॉन को कोई दे। ये नहीं चाहता है कि इसके घर में कोई और नया मेहमान आए, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, मेहमान आए। और यदि हम नए इलेक्ट्रॉन को उसमें जोड़ना चाहेंगे तो बाहर से एनर्जी देंगे, और जब बाहर से एनर्जी देंगे तो इसके डेल्टा EgH का मान धनात्मक हो जाएगा। और यह धनात्मक मान स्पष्ट करता है कि इसको बाहर से ऊर्जा हम दिए हुए हैं। तो आप इस बात लिख सकते हो कि नोबेल गैस के पास अस्थायी विन्यास लिख सकते हो ऐसे ऑक्टेट या डुप्लेट, या इसके जगह पर ये भी लिख सकते हो NS2 NP से। अस्थायी विन्यास
पाया जाता है, पाया जाता है। इसके बाह्य कक्ष में, बाह्य कक्ष में एडिशनल इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में बाहर से ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है, बाहर से ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है। इसलिए इसके डेल्टा EGH माने इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान उच्च धनात्मक होता है, उच्च धनात्मक होता है, उच्च धनात्मक होता है। ठीक है, पुराने किताबों में दिया होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो पुराने किताबों में लिखा होगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होता है क्योंकि इसके पास स्टेबल विन्यास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे तो इसका मान धनात्मक होता है, अर्थात इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में बाहर से ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा। इतना बात याद रखें। अब इससे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, याद रखिएगा। इससे प्रश्न एक पूछे जा सकते हैं आपसे, इसका उत्तर आप ही लिख के लाइएगा। पूछ सकता है कि नियन दे दे, आर्गन दे दे, कोई भी एलिमेंट दे सकता है। ठीक है, नियन या आर्गन का इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान उच्च धनात्मक होता है। क्यों उच्च धनात्मक होता है? क्यों? कोई भी नोबेल गैस दे दे या कोई भी तत्व दे और कहे कि इसका इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, क्यों? तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यदि उसके पास स्टेबल विन्यास हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में एनर्जी देना ही पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम कई क्वेश्चंस आपको हम बनवाए होंगे इस तरह से 11th क्लासेज में। अभी नोबेल गैस पढ़ा रहे हैं तो नोबेल गैस की हम चर्चा करेंगे। तो जो भी तत्व दे सबसे पहले उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें। नियन पूछे तो नियन का आप इनर्ट गैस के सहारे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1s2 2s2 2p6 लिख सकते हैं। स्टेबल विन्यास आप हिंदी में भी लिख सकते हो या अंग्रेजी में लिख सकते हो, स्टेबल कन्फिगरेशन, या हिंदी में अस्थायी विन्यास। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश के मिक्सचर यूज करके आप एग्जाम में लिखिएगा। आप लिखिएगा कि नियन के पास अस्थायी विन्यास है, या नियन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसके पास अस्थायी विन्यास है। इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन को या एडिशनल इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है, इसलिए नियन का इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा का मान उच्च धनात्मक होता है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसे नोट करें। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप कंसेप्ट को सही समझ पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का चर्चा करेंगे कि कैसे इनके सदस्य जेनन जो होते हैं अपने ऑक्साइड, अपने फ्लोराइड और अपने ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। उनके रासायनिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे और इनर्ट गैस का यूज देखेंगे। जितने भी प्रश्न आज तक कंपटीशन में पूछे जाते हैं वह जेनन के कंपाउंड से ही पूछे जाते हैं कि XCF2 का शेप बताइए, XCF4 का शेप बताइए, XCO2F2 का शेप बताइए, इसमें सिग्मा बॉन्ड बताइए, इसमें पाई बॉन्ड बताइए, इसमें जेनन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेप को कैसे निर्धारित करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दबंग थ्योरी के साथ देखेंगे भाई। तो पहले इसे नोट करें। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसका उत्तर आप अवश्य दीजिएगा, वे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इन दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आप उत्तर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं समझ सकूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।